नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो पूर्वोत्तर में चुनावी नतीजे आ रहे हैं जिससे भाजपा खुश होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से उसको झटका लगा होगा और इसकी तैयारी, इसकी शुरुआत पिछले साल नवंबर से हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बल्कि संविधान पीठ ने एक फैसला दिया है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला, और इसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के तरीके को बिल्कुल बदल दिया है। इसके मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे, उसके एक पैनल बनेगा। वो पैनल जो सिफारिश करेगी उसके आधार पर, इस पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता और खुद चीफ जस्टिस होंगे। संविधान पीठ में के.एम. जोसेफ के अलावा जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार शामिल थे। पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग को कार्यपालिका के प्रभाव से दूर रहना चाहिए। अब इस फैसले के बाद सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तनातनी और बढ़ सकती है। दरअसल सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के कलेजियम सिस्टम के खिलाफ है। सरकार की दलील है कि जज ही जज नियुक्त करे, इसे कहां तक उचित ठहराया जा सकता। इसमें सरकार की भी भागीदारी होनी चाहिए। उधर सुप्रीम कोर्ट नेशनल जुडिशियल कमीशन को खारिज करने के बाद 7 साल के बाद बल्कि अब भी सरकार को बार बार चेतावनी देता रहा है कि जजों की नियुक्ति में देरी मत करो, जो कलेजियम कहता है उसे मान लो। इसी बीच नवंबर में यह मामला आता है। अरुण गोयल, मोदी सरकार ने उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया और तब सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है टूट पड़ी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होती है। सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि भाई 6 साल के लिए अगर मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है तो ऐसे अधिकारी कैसे सिलेक्ट होते हैं जो 6 महीने में रिटायर होने वाले हैं। और अरुण गोयल तो वीआरएस लेते हैं और कुछ ही घंटों में उनका नाम मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए सामने आ जाता है। खैर, अब होता क्या है कि नवंबर में 2022 में सुप्रीम कोर्ट में जब अरुण गोयल के खिलाफ मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा, ये जानना चाहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो उसमें चीफ जस्टिस को शामिल किया जाए। ये सवाल मौजूद है। ठीक है, अगर कहीं भी खामी है किसी प्रोसेस में तो उसे दूर करना चाहिए, सुझाव आना भी चाहिए। लेकिन सवाल इस पर उठा कि जब जजों की नियुक्ति जज करेंगे तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में दखल देना कितना सही है। ये तो कार्यपालिका के दायरे में आना चाहिए। दरअसल अब जो फैसला आया है वो लगभग दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट को ही फॉलो करता है। लेकिन यही बात नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाने वाले कानून में भी थी। 14 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी सरकार ने संविधान संशोधन कर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का रास्ता साफ किया था। 16 राज्यों की मंजूरी भी मिल गई थी। इसकी चर्चा हमने नवंबर में भी की थी और इसको राष्ट्रपति ने इस पे दस्तखत भी दिए थे। ये 2015 में कानून भी बन गया। लेकिन 16 अक्टूबर 2015 को 4-1 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक ठहरा दिया। इसमें जस्टिस जे.एस. खेहर, मदन बी लोकुर, कुरियन जोसेफ और आदर्श कुमार थे जिन्होंने एक्ट के खिलाफ फैसला सुनाया। जस्टिस जे. चेलमेश्वर ने सरकार के फैसले को सही ठहराया। इस कमीशन के तहत जजों की नियुक्ति के लिए 6 सदस्यों वाले आयोग की चर्चा थी। इस आयोग में होते कौन? तो चीफ जस्टिस, 2 सीनियर जज, कानून मंत्री और 2 समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति। ये प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन होते? जिन्हें चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता आपस में सहमति से तय करते। अब गौर कीजिए आज के फैसले का, जो चुनाव आयुक्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। लगभग जो ये जुडिशियल कमीशन का आखिरी की सिफारिश थी वही इसमें लगभग लागू किया गया है। दिनेश गोस्वामी की जो कमेटी की सिफारिश थी, जिसमें यह था कि कौन से ऐसे व्यक्ति कमेटी है जो 2 समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को रखेगी आयोग में, जिससे कि अनुशंसा आगे जाएगी। खैर, अब दिनेश गोस्वामी रिपोर्ट को अगर हम देखें तो उसमें क्या था? उसमें यह था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति चीफ जस्टिस और लोकसभा में विपक्ष के नेता से सलाह मशविरा करने के बाद राष्ट्रपति करेंगे। दूसरा था, सलाह मशविरे की प्रक्रिया को संवैधानिक ढांचे में रखा जाएगा, यानी इसकी एक संवैधानिक व्यवस्था होगी। तीसरी बात यह थी कि 2 अन्य आयुक्त बनेंगे मुख्य इलेक्टोरल ऑफिसर के अलावा। उसकी नियुक्ति चीफ जस्टिस, विपक्ष के नेता और मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह लेकर राष्ट्रपति करेंगे।
चुनाव आयोग से हटने के बाद कोई भी आयुक्त किसी सरकारी सिस्टम का हिस्सा नहीं होंगे, न ही कहीं राज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे। ये व्यवस्थाएं दिनेश गोस्वामी कमेटी ने की थी। अब इसके आधार पर क्या होता है, 1990 में 70वां संविधान संशोधन विधेयक पेश होता है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में ये पास नहीं होता है और 1993 में इसे वापस ले लिया जाता है। इस बीच क्या होता है, 1991 में इलेक्शन कमीशन एक्ट एक आता है और इसमें 3 सदस्यों वाला चुनाव आयोग बनता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद सरकारी या संवैधानिक पदों पर नियुक्ति से जो मनाही की सिफारिश की थी दिनेश गोस्वामी कमेटी ने, उसका इसमें कोई जिक्र नहीं किया जाता है। इस प्रस्ताव को ताखे पर रख दिया जाता है। अब हम लौटते हैं संविधान की तरफ और आपको समझाते संविधान में चुनाव आयोग के लिए क्या है, क्या जिक्र है। तो अनुच्छेद 324 में इसके बारे में विस्तार से संविधान में बताया गया है कि एक संवैधानिक संस्था है और ये कैसे काम करेगी। अनुच्छेद 324 के मुताबिक अगर जो पहला पॉइंट है उसमें चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त होंगे जिनकी संख्या समय समय पर तय की जाएगी। यहाँ पे एक क्लियरिटी है कि चुनाव आयुक्तों की संख्या तय नहीं की गई है, कम बेसी ज़्यादा हो सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्तियां राष्ट्रपति करेंगे। तीसरा, जब कोई आयुक्त को ही मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाए तो वो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की तरह काम करेगा, यानी सर्वोच्च पद पे होगा लेकिन होगा उसी कमेटी का एक हिस्सा। चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति रीजनल कमिश्नर्स की नियुक्ति कर सकते हैं। 5वां पॉइंट जो है संविधान में, चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और टेन्योर राष्ट्रपति तय करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति तय करेंगे। जो बाद में हुआ कि ये एक परंपरा चली कि 6 साल के लिए उनकी नियुक्ति हो। संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से ही काम करते हैं, इसलिए आयुक्तों की नियुक्ति का जो है फैसला वो कैबिनेट करती है और कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। अरुण गोयल की नियुक्ति भी इसी तरीके से हुई। वो 18 नवंबर को वीआरएस लेते हैं और उसके बाद कैबिनेट उनके नाम पर फैसला करती है। अगले ही दिन राष्ट्रपति उस पर दस्तखत करते हैं। दरअसल गड़बड़ी यही हुई, जो हड़बड़ी दिखाई सरकार ने, उससे कई तरह के सवाल पैदा हुए। लेकिन सवाल तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति पर भी पैदा होते हैं। तो अब उस पर सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की। तो कहा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस की संख्या देखें तो पिछले 22 साल 24 साल में माने साल से ज़्यादा चीफ जस्टिस बदल गए। अगर एग्जैक्ट देखें संख्या तो 24 साल में 22 चीफ जस्टिस बदले गए कॉलेजियम सिस्टम के बाद, जब से 1998 में कॉलेजियम सिस्टम शुरू हुआ। तो सिस्टमैटिक गड़बड़ी कहीं भी हो, या वो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में हो या जजों की, उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन जुडिशियल जो एक एक्टिविज्म कहिए, अब ये है कि नहीं, ये सवालों के दायरे में है। ये एक सवाल पैदा करता है, फिर सरकार से तनातनी पैदा होती है और ये होता है कि भाई कौन सही है और कौन गलत, क्योंकि संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों के काम बटे हुए हैं। बट अगर कोई संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है जिसमें हमें एक दूसरे का सहयोग लेना पड़े तो लेना चाहिए, बैलेंस क्रिएट करना पड़े तो बैलेंस भी करना चाहिए। लेकिन जो आज फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है उसमें एक और अहम बात कही है जजों ने। संविधान पीठ ने कहा है कि ये जो व्यवस्था है, यानी लोकसभा में विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो कमेटी है, जो आयोग है, जो पैनल है, वो चुनाव आयुक्तों की सिफारिश करेगा। ये फैसला तभी तक लागू होगा जब तक कि इस दिशा में सरकार कानून न बना दे। अब इससे एक दो सवाल पैदा होते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार को कोई कानून बनाने के लिए आदेश दे सकता है, क्योंकि फिर विधायिका जो सदन में चुने गए नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं लोकसभा में, राज्यसभा में परोक्ष तरीके से, फिर उनकी जो विशेषाधिकार है उनका सदन का, उसका क्या होगा। अब ये देखने वाली बात है कि सरकार की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन आता है। क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कानून बनाती है या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए कानून बनाती है, क्योंकि चुनी हुई जो संसद है, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, कानून बनाने का
सर्वाधिकार सुरक्षित जो है वो संसद के पास है। आज के लिए इतना ही। सोमवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।